एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सब फंक्शंस के लिए कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं या फिर ग्लैंड्स। सो एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ ऑर्गन्स होंगे। सो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? किडनीज, सुना भी होगा आपने, बहुत पॉपुलर है ये किडनीज। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। ये अगर आप सोचो, कोई यहाँ पर कोई मैन है, सोचो आप, तो ये हमारी राइट किडनी होगी और ये हमारी लेफ्ट किडनी होगी, ठीक है। अब क्या है कि आपको पहले ब्लड वेसल्स समझना पड़ेगा। ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड कैसे आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत को लगता है कि इसमें ब्लड आता है और वेस्ट ब्लड बाहर चला जाता है। नहीं नहीं, ब्लड में से वेस्ट बाहर चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड में से वेस्ट बाहर चला जाता है, ना कि ब्लड। सो देखिए रेड कलर की जो है उसको हम आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लू कलर की है उसको हम वेन कहते हैं। वेन क्या काम करती है? आर्टरी तो ब्लड लेके आएगी किडनी में, और फिर जो वेन है वो लेके जाएगी। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और वेन ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड, मतलब या फिर कह सकते हैं हम लो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जिस ब्लड में हो वो ब्लड लेके जाएगी वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। आपको पता है फूड हम खाते हैं, बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन फूड में भी कुछ मतलब वेस्ट होगा, है ना, फूड का भी वेस्ट होगा। सो वो हो गया। और दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी में देखिए, आप देख सकते हैं, आपने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखा होगा पीछे एरोबिक रेस्पिरेशन में, ओके। और ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का पायरूवेट में कन्वर्ट होना, ठीक है। और फिर क्रेब्स साइकिल, और ऐसे ही बहुत सारे, मतलब ये नहीं, बहुत सारी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनका वेस्ट आता है। सो ये हो गए सोर्सेज ऑफ वेस्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब ऑर्गन्स देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ठीक है। चलिए, जो अरोटा थी और वेना कावा थी वो मैंने यहाँ से अब हटा दी है, और जो अरोटा से जो ब्रांच डिवाइड हुई थी वो आर्टरी थी, लेकिन क्योंकि वो किडनी से रिलेटेड थी इसलिए उसको हम रेनल आर्टरी कह देंगे, रेनल आर्टरी। ऐसे ही वेना कावा की ब्रांच चाहिए, फिर ये वेना कावा में जो डिवाइड होगी, ठीक है, डिवाइड नहीं मतलब ये ओरिजिनेट होगी। सो इसको क्या कह देंगे? रेनल वेन, ठीक है, रेनल वेन। इसमें बताऊंगा जो चीज़ सेम किडनी में होगी इसमें भी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, समझ लीजिए कोई आर्टरी है, ठीक है, रेनल आर्टरी, और ये आर्टरी ब्रांच में डिवाइड हो गई है, देख सकते हैं आप। अब आप मुझे बताइए कि आर्टरी के ब्रांचेस जो इसमें डिवाइड होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, आर्टीरियोल्स, ठीक है, आर्टीरियोल्स। सो ये आर्टीरियोल्स फर्दर, ठीक है, फर्दर कैपिलरीज बनाएंगे। कैपिलरीज मैंने इसी आर्टीरियोल का दिखाया है, कैपिलरीज बनाएंगे, ठीक है, कैपिलरीज बनाएंगे। और फिर वो कैपिलरी, ठीक है ना, कैपिलरीज फर्दर वेन्स में ज्वाइन होगी। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आर्टीरियोल्स हैं, आर्टीरियोल्स वो नेफ्रॉन्स, सुना होगा आपने, नेफ्रॉन्स से कनेक्टेड होते हैं, और फिर जो एंड होता है नेफ्रॉन का वो कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है, फिर वो वेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप नेफ्रॉन समझेंगे इस वीडियो में तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अब आप सोच सकते हैं कि ये रेनल हमारी आर्टरी है और ये रेनल वेन है, कैसे कनेक्शन होता है, मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे कनेक्शन होता है हमारी आर्टरी का और वेन का किडनीज के अंदर, ठीक है। चलिए अब ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो किडनीज है, आपको पता ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। देखिए आर्टरीज के साथ ही ये कुछ बड़ी बड़ी ब्रांचेस दिख रही होंगी आपको, ठीक है, वाइटिश कलर की, ठीक है। ये क्या है? यूरेटर ब्रांचेज हैं, यूरेटर ब्रांचेज। और ये फिर ये कन्वर्ट हो रही है एक यूरेटर में। देखिए, ठीक है, टू यूरेटर्स होते हैं हमारे पास, यूरेटर्स। वेस्ट नेफ्रॉन्स से इन्हीं यूरेटर्स में जाता है, पहले इन्हीं यूरेटर्स में, ठीक है। ये बोलेंगे यूरेटर। यूरेटर से गाल ब्लेडर, ये आपको जो दिख रहा है ना बॉल लाइक, ये मस्कुलर होता है। मतलब कि इसमें वेस्ट आके इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा, ठीक है। और फिर हमको हमारे नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, कि इट्स ओवर। इसके एंड में एक ऑर्गन और छूट गया हमसे, यूरेथ्रा। इसके थ्रू ही हमारा वेस्ट निकलता है, क्योंकि ये आखिरी ऑर्गन हो गया हमारा, ठीक है, यूरेथ्रा। ध्यान दें, यूरेथ्रा। हम वेसल्स देख रहे हैं कैसे नेफ्रॉन में ओरिजिनेट होगी। अब आप सोच रहे होंगे यार हम वेसल्स के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे आप कंफ्यूज होंगे इसी में, पहले तो इसलिए इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक आर्टेरियोल की ब्रांच है। अभी देखिए ये जो आपको जो कोइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं से हमारा नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से देखिए यहाँ ख़त्म हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन, यहाँ ख़त्म हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। ये एक आर्टेरियोल का ब्रांच है, फिर वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर यहाँ से ऐसे, ये हमारी एक कैपिलरी है, ठीक है, और फिर ये वेन से कन्वर्ट होगी। चलिए अभी हमारे नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं, नेफ्रॉन के बारे में, ये कैसे नेफ्रॉन में होगी, ठीक है। चलिए ये हमारी जो वेसल्स थी कैसे ओरिजिनेट हो रही थी, आपने समझ लिया इसको। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है। रेड जो दिख रही है आपको, कुछ नहीं है, वो वेसल्स ही हैं। और जो और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नेफ्रॉन है। अब इससे कंपेयर कीजिए, ये हमारी आर्टेरियोल की ब्रांच थी, कोइल होके ऐसे गई, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हुआ और फिर ये कैपिलरीज बनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों मिल रही हैं, यहाँ पर कैपिलरीज होंगे कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर ये वेन से जाकर कन्वर्ट होगी, ये वेन होगी, ठीक है, ऐसे है। चलिए अब नेफ्रॉन्स के पार्ट्स देख लेते हैं, फिर उनके फंक्शंस देखेंगे। तो अब मैंने वो ब्लड वेसल्स का वो टिपिकल स्ट्रक्चर हटा दिया है, ठीक है, सिर्फ नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो ये जो आपको जो आर्टेरियोल दिख रहा है, जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, यानी कि जिसका फेस होगा इस स्ट्रक्चर के, उसको एफेरेंट आर्टेरियोल बोल देंगे। एफेरेंट का मतलब ये है कि फेस, टुवर्ड्स फेस। सो टुवर्ड्स फेस किसके, ऐसे स्ट्रक्चर के। और अब आपने गैस कर लिया होगा कि स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्लोमर्यूलस, ग्लोमर्यूलस। अभी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ग्लोमर्यूलस ये याद रह जाएगा आपको, मुझे पता है, ग्लोमर्यूलस, ठीक है। मतलब कि जो एफेरेंट आर्टेरियोल है वो फिर बन जाएगा, मतलब फिर अपने आपको ऐसा स्ट्रक्चर्ड कर लेगा ग्लोमर्यूलस में, मतलब कि कोइल कर लेगा अपने आप को। और क्यों कोइल करेगा उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। फिर इससे मतलब ये स्ट्रक्चर होगा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर ठीक होगा, इसके बाद हमारा मतलब आर्टेरियोल बनेगा एक, उसको बोलेंगे ईफेरेंट, यानी कि जिसकी बैक हो टुवर्ड्स किसी के, इसकी बैक किसके है, ग्लोमर्यूलस के टुवर्ड्स, ठीक है, ईफेरेंट आर्टेरियोल। और फिर ये आर्टेरियोल जैसे कि आपने देखा था वही वैसे ही होगा, ठीक है, क्लियर है ना इतना इतना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स ये पहला ही है वैसे, क्योंकि ये तो हमारे आर्टेरियोल्स थे। बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ध्यान दें, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये ठीक है, सर्कुलर ये लूप सी, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। फिर हमारा आता है ये लूप सी, ठीक है, पीसीटी, फुल फॉर्म बता सकते हैं इसकी, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब प्राइमरी, यानी कि पहले आती है ये, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी भी एक कोयल आएगी आएगी। सो
प्रोक्सिमल तो समझ लिया, कॉन्वोल्यूटेड यानी कि कॉइल्ड है, और ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, खाली पीसीटी लिख रहा हूँ अभी। नीचे से फिर ये नीचे जाके ब्रांच होगी, इसको क्या कहेंगे, हेनलीज लूप। देखिए लूप से बन रही है ना, यू, यू बन रहा है, यू सोच सकते हैं आप, ये यू है, हेनलीज लूप। एक जर्मन साइंटिस्ट थे हेनली, ठीक है, डॉक्टर हेनली, उनके नाम पर पड़ा है इसका नाम हेनलीज लूप। और इसका भी साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, बोमन। ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर बोमन, बोमेंस कैप्सूल, याद रखें आप। फिर ये कोयल में ज्वाइन होगी, ठीक है ना, कोयल समझ सकते हैं आप, ट्यूब में। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो नेफ्रॉन है, इसका सारा कचरा यानी कि वेस्ट एक डक्ट में, यानी कि एक बड़ा डक्ट होगा, बड़ा डक्ट, उसमें जाके कलेक्ट होगा, इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि ये खाली जो कलेक्टिंग डक्ट है एक नेफ्रॉन का नहीं है, आप देख सकते हैं ब्रांच है, क्या ब्रांच है ये और नेफ्रॉन से जुड़ी होगी, अभी दिखा नहीं रखा हमने, लेकिन ये और नेफ्रॉन से जुड़ी हुई है, समझ में आ रहा है, और नेफ्रॉन से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर तो देख लिया हमने, अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। चलिए, अब आपको पता चलेगा क्यों इतना कोइल स्ट्रक्चर है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या काम है, फिर समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ से ब्लड फ्लो करता है और इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। क्या होता है फिर हाई प्रेशर से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोल्ट्स, वाटर, ओके, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ठीक है, ये सारी जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो हाई प्रेशर है, और आप ये जो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, याद नाम याद है ना इसका, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसकी वॉल्स पोरस होती हैं, ठीक है ना, पोरस होती हैं इसकी वॉल्स। सो यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसमें से निकल पाएंगे। सो मैंने आपको बता दिया कौन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, हाई प्रेशर से वो इसमें निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा। सो कुछ बिग बिग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स और सेल्स, ओके, ब्लड सेल्स, है ना, वो इसमें फिल्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो होल्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइनी होता है, बहुत ज़्यादा टाइनी, बिग मॉलिक्यूल्स जा ही नहीं सकते। सो बिग मॉलिक्यूल्स वापस ई फेरेंट आर्टियोल से इसके आसपास घूमते रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार वापस ले आता हूँ हमारे जो वेसल्स हैं उनको। तो अब बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ई फेरेंट आर्टेरियोल में घूमते रहेंगे। ठीक है, घूमते रहेंगे। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ट्यूब में आ जाएंगे। और जो पीसीटी, देखिए आप, ये पीसीटी है, मैंने थोड़ा सा इसको टर्न कर दिया। ठीक है, ये पीसीटी यहाँ तक है, पीसीटी यहाँ तक, फिर लूप ऑफ हेनली आ जाएगी। ठीक है, पीसीटी। अब इस पीसीटी में ही ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, और वाटर का, और सोल्ट्स का। ठीक है, 70 to 75% रीअब्जॉर्प्शन इस पीसीटी में ही हो जाता है हमारा। ठीक है, पीसीटी। और फिर हेनलीज लूप में देखिए, अब आप सोच रहे हैं यूरिया और यूरिक एसिड्स भी रह गए हैं, वो भी तो होने चाहिए ना रीअब्जॉर्ब, नहीं, वो हार्मफुल चीज़ है। ठीक है, हेनलीज लूप में ज़्यादातर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ सोल्ट्स का भी होता है। अब सोल्ट्स सोच रहे होंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अलावा भी बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सोल्ट्स ऑफ पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, और भी। अब आगे हमारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब आप सोचते होंगे इतना रीअब्जॉर्प्शन होता है, कि देखिए वेस्ट में बेस्ट भी होता है। ठीक है ना, वेस्ट में बेस्ट भी होता है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, बेस्ट में से वेस्ट निकाल देते हैं, वेस्ट में से बेस्ट निकाल देते हैं, है ना।
समझ सकते हैं आप। और अब जो हमारा जो लास्ट वेस्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट की ये जो ब्रांच, कलेक्टिंग डक्ट है ये एक यूरेटर की ब्रांच से कनेक्ट होगी, और फिर यूरेटर से फिर वो आपको पता है जैसे कि गाल ब्लैडर, यूरेथ्रा, फिर बाहर आउटसाइड सराउंडिंग। ठीक है, सो स्टेप भी लिख देता हूँ मैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप्स होते हैं इसमें। व्हेन ब्लड मूव्स थ्रू एफेरेंट arteriole, some small molecules, glucose, salts, water, amino acids, urea, and uric acids filtered into the Bowman's capsule, and this filtrate is called initial filtrate. Very very important. Second step है reabsorption. As the filtrate flows along the tube, some useful substances, glucose, amino acids, water, and salts are selectively reabsorbed during the path. जैसे कि मैंने आपको बताया। लास्ट स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये मैंने आपको नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, क्यों अभी समझेंगे। सम हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर नॉट नीडेड, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू डिस्टल ट्यूब्यूल। अब आपके मन में डाउट होगा कि जैसे देखिए बिग मॉलिक्यूल्स थे वो इसमें चले गए, अब आप सोचते होंगे कि इसमें कुछ हार्मफुल चीज़ें होंगी, उनको कैसे बाहर निकालें। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ब्लड उनको अपने जो देखिए कैपिलरीज हैं, ये ब्लड देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर होता है डिस्टल, ये इतना यहाँ से लेके इतने पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। कैसे होता है ये देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर कैपिलरीज है ना, मैंने जो बताया था, देखिए ध्यान दीजिए, कैपिलरीज हैं यहाँ पर, और कैपिलरीज के वॉल वन सेल थिक होते हैं, यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है ना, ब्लड इनमें जो हार्मफुल है जैसे कि मैंने को बताया अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, वो इसमें डालता रहेगा, ठीक है, और फिर वो फिल्ट्रेट बन के जाएगा। और आप क्या बता सकते हैं कि हमारा जो वेस्ट होता है वो क्या होता है बॉडी का? यस, यूराइन।